देखिए आप इसे, तो आप देख रहे हैं कि ए बी आर में है, बी सी आर में है। तो मैंने अब एक एग्जांपल लिया है, ए का मान 6, बी का मान 3, सी का मान 2। तो चूंकि 6 3 के वर्ग से छोटा होता है, इसका मतलब 6 3 आर में है। फिर मैंने लिया बी को 3, सी को 2, यानी 3 2 के वर्ग से छोटा होता है, यानी 4 से। इसका मतलब 3 2 भी आर में है। 6 3 आर में है, 3 2 भी आर में है। तो क्या 6 2 भी आर में होगा? देखते हैं। ए की जगह 6 रखा और सी की जगह चूँकि 2 है, 2 का वर्ग यानी सी स्क्वायर हो गया 4। 6 4 से छोटा या बराबर नहीं है। इसका मतलब 6 3 भी आर में, 3 2 भी आर में है, परंतु 6 2 आर में नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हमने बता दिया कि दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसे क्रमित युग्म जो आर में तो हैं, परंतु ए भी आर में है, बी सी आर में, 6 3 आर में, 3 2 आर में, लेकिन 6 2 आर में नहीं है। अतः आर एक संक्रामक नियम संबंध नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम ये चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। ये सारे क्वेश्चन को मैं पीडीएफ फॉर्म में भेज चुकी हूँ। कैसे लिखना एग्जैक्टली, लिखने में कन्फ्यूजन होता है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध है। सिर्फ मैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि एक सेट ए मान लो, इन्होंने नहीं दिया सेट, इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 6 और आर एक रिलेशन है इस तरह से कि ए बी मेंबर हैं ए के, यानी ए की संख्या 1 से लेकर 6 तक और बी की संख्या भी 1 से लेकर 6 तक, सच दैट बी ए प्लस 1 के बराबर हो। कहने का मतलब बी ए से एक संख्या बड़ा हो। तो अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि छोटा ही सेट है, तो ये बैठेगा 1 2, ए को 1 रखा तो बी 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, क्योंकि y का मान 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। x 6 हो सकता है, a 6 हो सकता है, पर a को 6 रखते ही b 7 हो जाएगा, जो कि इस सेट a में नहीं है, तो वो हम ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये r बन के आ रहा है। अब इसे देखते ही आप समझ गए हैं, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है, ना 6 6 है। तो ये संबंध क्या है? यह संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है। इसी तरह से 1 2 है पर 2 इसका उल्टा 2 1 नहीं है, या 2 3 है इसका उल्टा 3 2 नहीं है, तो ये संबंध सम्मित भी नहीं है। अब आप देख रहे हैं 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, पर 1 3 इसमें नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये संबंध तीनों में से कोई सा भी नहीं है। इस क्वेश्चन का पूरा डिटेलिंग व्हाट्सएप मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिया है। क्वेश्चन लिखना कैसे है वो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। आइए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि आर एक रिलेशन है ए और बी में, जहाँ ए बी से छोटा है या इससे बराबर है, और ए और बी दोनों की दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप बराबर होती है, क्योंकि यहाँ लेस देन भी है और या फिर मतलब छोटा हो या इससे बराबर हो, तो हर एक संख्या अपने बराबर होती है।
क्योंकि यहाँ बराबर का भी ऑप्शन है। अगर ये बराबर का नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कोई भी संख्या अपने से छोटी नहीं होती, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। पर चूंकि यहाँ बराबर या छोटा होने में से कोई में से एक भी बात अगर सही होती है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, लिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी आपने वास्तविक संख्या ए ली, चूँकि ए के बराबर होता है इसलिए ए आर में होगा, अतः आर कैसा संबंध है? स्वतुल्य है। ठीक, अब बात करते हैं सममित्य की। अगर ए भी आर में है, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए बी से छोटा होगा या बराबर होगा। तो अगर मैं पर्टिकुलर ये केस लेती हूँ कि ए बी से छोटा है, कोई एक केस ऐसा ले लिया कि छोटा है, तो बी ए से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब बी ए आर में नहीं होगा। सीधी सी बात है कि ये संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है आपका कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी यदि आर में है, इसका मतलब ए बी से छोटा होगा या बराबर, बी सी से छोटा होगा या बराबर। इन दोनों से हम कंक्लूड करते हैं कि ए सी से छोटा होगा या बराबर। अगर ए बी से छोटा है और बी सी के बराबर भी हुआ तब भी ए सी से छोटा है, और बी सी से छोटा हुआ तब भी ए सी से छोटा है। और अगर ए और बी बराबर है और बी और सी भी बराबर हैं तो ए और सी भी बराबर होंगे, या बी सी से छोटा है तो ए बी सी से छोटा होगा। तो इसका मतलब ए सी से छोटा होगा या हद से हद बराबर होगा। इसका मतलब यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो निश्चित तौर पे ए सी भी आर में होगा। और अगर ऐसा होगा तो यह एक संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है, संबंध है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 है, आप आराम से समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 बहुत क्लियरली आपको इसमें प्रश्न नंबर 6 क्लियर होगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है कि R12 और 21 करके एक सेट है बस। तो चूँकि 1 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। 1 है और 2 है, 1 का उल्टा 2 है और 2 का उल्टा 1 है। अतः इस तरह से ये सम्मित तो हुआ पर स्वतुल्य नहीं है। फिर 1 है और 2 है, तो 1 भी अगर होता तो यह संक्रामक होता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फलन ना तो संक्रामक है न स्वतुल्य पर सम्मित है। प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? एक सेट ए है, ये जितनी भी किताबें हैं किसी लाइब्रेरी में उनका समुच्चय है। किताबें किसमें? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी मतलब किसी पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं ये उनका समुच्चय है। और आर एक संबंध इस तरह से है कि एक्स और वाई 2 किताबें इस तरह से ली है कि एक्स किताब में पन्नों की संख्या बराबर वाई के पन्नों की संख्या के। यानी एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, उनमें अलग अलग पन्नों की संख्या हो सकती है। आर एक संबंध बनाया गया उन सभी किताबों का कि जिनके पन्नों की संख्याएं बराबर हो। मान लीजिए एक किताब में 100 पन्ने हैं तो कोई सी दूसरी किताब में भी 100 पन्ने हैं, तो उन दोनों का संबंध बना। एक किताब में 100 पन्ने हैं, दूसरी में 100 पन्ने हैं, तो इस तरह से। तो आप देखेंगे, अब इसकी देखते हैं तीनों की तीनों में तुल्यता संबंध है या नहीं है। हर एक किताब यानी एक्स कोई भी किताब है
तो जितने पन्ने उसमें हैं वो अपने बराबर होगी। इसका मतलब हर किताब अपने आप से तो संबंध बनाएगी। ये संबंध नहीं है कि ये संभव नहीं है कि उसमें जितने पन्ने हैं उसमें ही अपने के बराबर पन्ने ना हो। तो हर एक किताब में जितने पन्ने हैं तो अपने बराबर पन्ने होते ही हैं हर एक किताब में, इसलिए एक्स एक्स आर में होगा, यानी यह एक स्वतुल्य संबंध है। सेकंड पॉइंट, यदि एक्स वाई आर में है, सीधी सी बात है कि जितने पन्ने एक्स में हैं उतने पन्ने वाई में हैं, तो जितने पन्ने वाई में हैं उतने ही पन्ने एक्स में हैं। इसका मतलब वाई एक्स भी किस में होगा, आर में होगा। तो यह संबंध क्या है, सममित संबंध है। सममित भी है, स्वतुल्य। तीसरे पर आएंगे, संक्रामकता पर। यदि एक्स वाई आर में है, मैंने फिर बताया यहाँ फॉर ऑल लगा दिया, एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई यदि आर में है, यानी एक्स की पन्ने की संख्या बराबर वाई के पन्ने की संख्या, अर्थात वाई के पन्नों की संख्या बराबर एक्स के पन्नों की संख्या, अर्थात वाई एक्स भी आर में है। अब यदि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, अर्थात एक्स के पन्नों की संख्या बराबर वाई के पन्नों की संख्या, एंड वाई जेड अगर आर में है तो वाई के पन्नों की संख्या बराबर जेड के पन्नों की संख्या। तो कुल मिलाकर एक्स के पन्नों की संख्या किसके बराबर होगी, जेड के पन्नों की संख्या। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई भी आर में है और वाई जेड भी आर में है तो निश्चित तौर पे एक्स जेड भी आर में होगा ही होगा। तो इस तरह से संबंध संक्रामक भी है, और ये संबंध चूँकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः इस तरह का संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये आपके एक्सप्लेनेशन होंगे, इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा रिलेशन का जो कंसेप्ट है। और यही पूछा था आपसे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। जब कोई संबंध तीनों ही होते हैं, यानी स्वतुल्य भी, सममित भी, संक्रामक भी, तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। प्रश्न नंबर 8 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, इनके सॉल्यूशंस को मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखना कैसे, सब पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है। नहीं है जिन बच्चों को, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लें मेरे कांटेक्ट नंबर पर, उन्हें मैं उपलब्ध करा दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर या उनके नंबर पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। एक सेट ए है, इसमें मेंबर है 1 2 3 4 5, और आर एक रिलेशन है इसी में ही ए बी, सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अब चूँकि इसमें फिर थोड़े से मेंबर हैं तो हम सबको करके देख लेते हैं। ए माइनस ए की बात करें तो ए माइनस ए यानी 0 0 को हम सम संख्या ही मान के चलते हैं, तो आप कह सकते हो 1 1 यानी 1 - 1 जो कि 0 हुआ वो सम संख्या हुई मॉडुलस लेते हुए। 2 2 3 3 4 4 5 5 ये तो इसमें होंगे ही। अब 1 और 3 इसमें होंगे क्योंकि 1 - 3 हुआ -2 का मॉडुलस 2 जो कि एक सम संख्या है, इसलिए 1 3 इसमें होगा। 1 4 नहीं होगा कि 1 - 4 हुआ -3, ये सम संख्या नहीं है मॉडुलस में, ये सिर्फ 3 रह जाएगा, सम संख्या नहीं। तो 1 4 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 5 को लेंगे। फिर लेते हैं 2 3 के साथ नहीं बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा। फिर 3 5 के साथ बनाएगा, और 5 5 4 4 के, तो ये कुल मिलाकर ये बनेंगे। उल्टा भी लेना है इसमें, 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, फिर 1 3 1 5, फिर 2 4, फिर 3 1 और 3 5, 3 1 3 5, फिर 4 2 और फिर 5 1
क्योंकि 5 - 1 भी 4 होगा, 5 3 और 5 5 हम कर ही चुके हैं। तो ये आपका R बन के आया। अब आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है, तो ये संबंध स्वतुल्य है। इसके बाद 1 1 का उल्टा 1 1 यहाँ है, ये तो सब अपने उल्टे खुद ही हैं। 1 3 का उल्टा 3 1 है, 1 5 का उल्टा 5 1 है, 2 4 का उल्टा 4 2 है, 3 5 का उल्टा 5 3 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है, 4 2 का उल्टा 4 2 4 है, 5 1 का उल्टा 5 1 है, 5 3 का उल्टा 3 5 है। तो हर एक संख्या का उल्टा यानी क्रम चेंज करने पर जो क्रमित युग्म बन रहा है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो आप इसे यहाँ यूँ कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी संख्या अगर आप ले लें और आपने देख के बता दी ए आर में है, अतः यह स्वतुल्य है। फिर आप ये कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आप देख रहे हैं कोई भी दो ए बी लिया तो इसका उल्टा यानी बी ए भी आप देख पा रहे हैं कि वो आर में हैं। किसी भी संख्या को आपने हर एक जगह चेक करके देख लिया है, इसका मतलब आर क्या है, सममित है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। पहला संख्या 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला 1 3 1 5, तो 1 1 है 1 3 है तो 1 3 भी होगा, तो 1 3 है। 1 1 है 1 5 है तो 1 5 है। तो 1 से शुरू होने वाले 1 पे ख़त्म होने वाले और 1 से शुरू होने वाले। इसके अलावा 5 1 है और 1 3 है, तो 5 1 और 1 3 है तो 5 3 होना चाहिए, 5 3 हमारे पास है। और फिर 5 1 है 1 5 है तो 5 5 होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे 2 4 है, 4 से शुरू होने वाला 4 4 है तो 2 4 होना चाहिए, 2 4 है हमारे पास। 2 4 है, 4 2 है तो 2 2 हमारे पास है। तो इस तरह से आप चेक कर पा रहे हैं कि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी हमारे पास इसमें है। तो आप ये कहेंगे यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में, क्योंकि एक एक संख्या को आप ऐसे खोल के नहीं बता सकते, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं कि ए बी यदि आर में हो और बी सी भी यदि आर में है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए सी भी आर में है। इसका मतलब आर क्या है, संक्रामक संबंध भी है, और अगर ये संक्रामक भी है तो यह एक तुल्यता संबंध है। यही पूछा था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है। 9 में 2 पार्ट हैं। इसमें प्रश्न नंबर 9 सेट ए है, x बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांकों का समुच्चय 12 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा, यानी 0 से 12 के बीच में हमें संख्याएं लेनी अलाउड है। और पहला पार्ट ये कहता है कि R एक संबंध है ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है यानी गुणक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसका चूँकि थोड़ी सी संख्याएं से बना के देख लेते हैं, तो 0 से लेकर 12 तक, तो 0 माइनस 0 4 से मल्टीपल होगा, 0 माइनस 4 4 से मल्टीपल होगा, फिर 0 माइनस 8 मल्टीपल होगा, 0 12 मल्टीपल होगा। इसके बाद 1 1 मल्टीपल होगा, 1 5 1 9 ये आपका बैठेगा। फिर इसी तरह से आप 2 2 होगा,
2 6 होगा, 2 10 होगा, फिर 3 3 होगा, 3 7 होगा, 3 11 होगा, फिर 4 4 होगा, 1 मिनट, 3 3 होगा, 3 7 3 1, फिर 4 0, 4 4, 4 8, 4 12, फिर 5 5, 5 9, 5 1 भी होगा, 5 1, 5 5, 5 9, 5 minus 1 is 4, 5 5, 5 9, then 5 9 के बाद अब नहीं होगा आगे, फिर 6 से बात करते हैं तो 6 0 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 होगा, 6 6 होगा, फिर 6 10 होगा। इसी तरह से आप तमाम लिख सकते हैं। ये ज़्यादा ही हो गए, वैसे ज़रूरत तो थी नहीं इतने बताने की, तो इसी तरह से आप तमाम लिख सकते हैं। तो अगर मैं अब इसके स्वतुल्यता को देखती हूँ तो हम कहते हैं फॉर ए, हमने कोई भी मेंबर ले लिया ए का, सेट ए का, यानी 0 से 12 तक की संख्या, कोई भी संख्या अपने आप से अंतर करेंगे 0 होगा उसका मॉडुलस लेने के बाद, और 0 हर एक संख्या का गुणक होता है, तो 0 4 का गुणक होता है, हम जानते हैं, सब गुणक है तो 4 का भी गुणक है, अतः ए आर में होगा। अब वही बात आ गई कि अगर मैं इसे लिखने लगूँ ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि अभी ये और चलेगा, ये चलेगा फिर 7 2 से 7 - 2 नहीं 7 3 7 3 7 3 7 7, और इस तरह से फिर 12 तक कैसे ही जाएगा, तो ये बहुत सारी संख्याएं बैठ जाएंगी। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरह से अब जनरल में लेने लगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेट बनता आ रहा है, तो हमने इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिखने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a - b क्या होगा, 4 का गुणक होगा, तो मैं 4 के लिख रही हूँ, जहाँ के कोई भी प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो अगर b - a की बात करती हूँ तो मॉडुलस b - a और मॉडुलस a - b दोनों की दोनों बराबर होते हैं, हम जानते हैं, तो वो भी 4 के होगा। इसका मतलब b और a भी किस में होगा, r में होगा, अतः ऊपर वाला स्वतुल्य था, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। और फिर इस तरह से अब तीसरे पर आएंगे कि यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, इसका मतलब मॉडुलस ए - b 4 का गुणक होगा, मैं 4k1 मान रही हूँ, ठीक है, और b - c क्या होगा, ये भी 4 का गुणक होगा। अब मैं a - c की बात कर रही हूँ, तो ये a - b + b - c कर रही, और ये लेस देन और इक्वल टू a - b + b - c, लेस देन या इक्वल टू हो या तो हो, लेकिन 4k1 + 4k2 यानी 4k1 + k2, अगर ये प्लस में हम करेंगे तो इसे इक्वल टू भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात हो रही है पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों में a - b + b - c का मॉडुलस को a - b मॉडुलस + b - c मॉडुलस लिखा जा सकता है। तो ये आपका आ गया 4k1, इसका मतलब r क्या है, संक्रामक भी है, और इस तरह से आप देखेंगे कि यह संबंध भी एक तुल्यता संबंध है, और इस तरह से आप ये पाएंगे कि
ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का था फर्स्ट पार्ट। हम बात करते हैं अब सेकंड की। सेकंड पार्ट ये कहता है कि यही वाला सेट है और आर है इस तरह से कि ए और बी दोनों की दोनों बराबर हो, और ए और बी दोनों क्या है, ए के सेट मेंबर्स हैं, यानी लेके 0 से लेके 12 तक के कोई भी पूर्णांक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बेटा कि हर ए, चूँकि ए के बराबर होता है, कोई भी संख्या ले ली ए की, ए के बराबर होता है, इसका मतलब ए आर में होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य होगा। फिर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी के बराबर है, इसका मतलब बी ए के बराबर है, इसका मतलब बी ए किस में होगा, आर में होगा, इसका मतलब आर सममित होगा। तीसरा पार्ट, यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, इसका मतलब ए बी के बराबर और बी सी के बराबर। यदि ए बी के बराबर बी सी के बराबर, इसका मतलब ए किसके बराबर, सी के, इसका मतलब ए सी किस में है, आर में। तो आर कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न 9 के दोनों पार्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। लिखने के ढंग को और थोड़ा सा साफ़ सुथरा कैसे किया जाएगा वो मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो में भेज रही हूँ, PDF फॉर्म में भेज रही हूँ आपको, और भेजा भी है पहले, फिर से भेज दूँगी। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न नंबर 9 तक मैं आपको यहाँ पर भेज रही हूँ। आगे के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में भेजूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े नहीं बन पा रहे हैं। थैंक यू बेटा।